नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएसटीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सरकारी, गैर सरकारी, निजी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं महफूज नहीं हैं और यह उजागर हुआ है फिक्की की एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट के मुताबिक 36% भारतीय और 25% बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अब तक यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत व्यवस्था ही मौजूद नहीं है और यही वजह है कि 2013 के मुकाबले 2014 में दफ्तरों के अंदर उत्पीड़न के मामलों में 2 गुना इजाफा हुआ है। विशेष में आज इसी मुद्दे पर बात होगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, उत्पीड़न जारी। जी हां, दफ्तरों में महिलाओं से होने वाले यौन उत्पीड़न रोकने के लिए हाल ही में कड़े कानून बनाए गए। सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों को कड़े निर्देश भी दिए गए। इन निर्देशों पर अमल के लिए गाइडलाइंस भी बनाई गई। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इसके बावजूद दफ्तरों में यौन उत्पीड़न के मामले 2 गुना हो गए हैं और यह हकीकत सामने आई है फिक्की की ताजा रिपोर्ट से। देश के छोटे बड़े अलग अलग दफ्तरों में काम करती ये तमाम महिलाएं भारत के भविष्य पर 4 चांद लगाने का मादा रखती हैं। ये तस्वीरें भारत में महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल हैं। लेकिन क्या ये तस्वीरें अपने आप में मुकम्मल हैं? क्या महिलाएं आज दफ्तरों में सुरक्षित हैं? क्या उनके साथ सही व्यवहार हो रहा है? उज्जवल भविष्य की इन तस्वीरों में कहीं कोई स्याह सच तो नहीं छुपा? कहीं ये तमाम महिलाएं अंदर ही अंदर मजबूर तो नहीं? फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की एक ताजा रिपोर्ट ये तमाम सवाल हमारे पूरे समाज के सामने खड़ी करती है। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि कड़े कानूनों और निर्देशों के बाद भी दफ्तरों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न जारी है और वो भी 2 गुने स्तर पर। साल 2013 में जहां दफ्तरों में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के 249 मामले सामने आए थे, वहीं साल 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 526 यानी 2 गुने से भी ज्यादा पहुंच गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के इन आंकड़ों पर गौर फरमाते हुए फिक्की ने एक सर्वे किया और सर्वे में जो हकीकत सामने आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। सर्वे में सामने आया कि 36% भारतीय कंपनियों जबकि 25% मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अनुरूप व्यवस्था मौजूद ही नहीं है। ये आंकड़े इसलिए भी हैरान करने वाले थे क्योंकि जिन कंपनियों में कमी पाई गई है उनमें से कई देश की बड़ी कंपनियों की लिस्ट में शुमार है। ये नहीं है कि पालन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कंपनियों ने उस कानून का पालन किया नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग उसकी इम्पोर्टेंस समझते नहीं हैं, उसकी ज़रूरत समझते नहीं हैं, क्योंकि ये एक समस्या है जिसको अभी तक लोगों को उसको समझने की ज़रूरत है। फिर ये समझने की ज़रूरत है कि ये कितना ज़रूरी है और कितना इससे फ़र्क पड़ेगा कामकाजी महिलाओं की ज़िंदगी में और बाकी सब कामकाजी लोगों की ज़िंदगी में, कि अगर आप जिस जगह पे आप नौकरी करते हैं उस पे आप डर से भरे नहीं हुए हैं और आप ठीक तरह से नौकरी कर सकते हैं, तो उसका फिर आर्थिक नतीजा भी बहुत अच्छा होगा। सर्वेक्षण में साफ जाहिर होता है कि अब भी कंपनियों में अनिश्चितता, सावधानी और आत्मनिरीक्षण का माहौल है। आंकड़ों पर गौर करें तो सर्वेक्षण में सामने आया कि 31% कंपनियों ने देश में अधिनियम लागू होने के बाद भी अपनी कंपनी में लागू नहीं किया, जबकि 40% कंपनियों में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना अभी बाकी है, जिसमें 47% आंकड़ा भारतीय कंपनियों का है, जबकि 34% मल्टीनेशनल फर्म शुमार हैं। सर्वे में हैरानजनक आंकड़े ऐसे भी सामने आए हैं जिनमें पाया गया कि 35% कंपनियों को इस बात की जानकारी तक नहीं है कि आंतरिक शिकायत समिति गठित करने के संबंध में अगर कानून का पालन नहीं होता तो अधिनियम में दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। जो वर्क की जगह है, जैसे कोई फैक्ट्री हो या कुछ हो, वहाँ पर आपको एक तो खुलापन होना चाहिए कि महिला आके काम कर सकती है, फिर उसके लिए हालात ऐसे बनाए जाने चाहिए कि महिला वहाँ पे ठीक सुरक्षित हो सकती है, काम कर सकती है। बहुत सी जगह जैसे आप समझ लीजिए कि बहुत सी फैक्ट्रीज़ होती हैं, कारखाने होते हैं जहाँ पर महिला काम करने जाती है, जहाँ पर महिला बाथरूम तक नहीं होता है, तो वो कहाँ जाएगी दिन भर? तो ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। आंकड़ों की फेहरिस्त यहाँ नहीं रुकती।
सर्वे में ये भी सामने आया कि 44% कंपनियों ने अपने परिसर में दंडात्मक कार्रवाई से जुड़े प्रावधानों और चेतावनियों को प्रदर्शित नहीं किया है और एसएमई यानी लघु उद्योग कंपनियों में ये आंकड़ा 71% पाया गया। जरा सोचिए, ये आंकड़े तब सामने आए हैं जब 2012 में दिल्ली गैंगरेप के बाद समूचे देश में विरोध हुआ था, जिसके बाद 2013 में यौन उत्पीड़न के कानूनों को और सख्त किया गया था। अब ऐसे में आरोपी कंपनियों और कानून के पहरेदारों के साथ साथ समाज को भी जिम्मेदार ठहराया जाए तो यकीनन छलावा नहीं होगा। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ 2013 में भारत सरकार ने सख्त कानून बनाया था। इसमें महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर ऐसे प्रावधान लागू किए गए जिससे सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में होने वाले ऐसे शर्मनाक मामलों पर लगाम लगाई जा सके। आखिर क्या है ये कानून और वो कौन कौन से प्रावधान हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन उत्पीड़न पर पूरी तरह से लगाम कसी जा सके, किसी भी वर्किंग महिला को काम करते वक्त खुलकर आज़ादी और बराबरी का हक मिले, इस बाबत भारत सरकार ने 2013 में मौजूदा कानून की खामियों को दूर करने के लिए एक नया कानून बनाया था। तेईस अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद 9 दिसंबर 2013 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को लागू किया गया। इस कानून ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट के बनाए विशाखा गाइडलाइंस कानून की जगह ले ली। कानून में कई ऐसी विशेषताएं थीं जो ये सुनिश्चित करती थीं कि दफ्तरों में अब कोई महिलाओं के खिलाफ ऐसी वारदात अंजाम देने से पहले कई बार सोचेगा। मसलन, यौन उत्पीड़न को दोबारा परिभाषित किया गया, शिकायतों पर गौर करने के लिए कड़े नियम बनाए गए और झूठी शिकायतों पर भी खासा ध्यान देने को कहा गया। किसी लालच या आश्वासन के बदले में जबरन काम कराने को इस कानून में यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखा गया। इस कानून में किसी भी तबके की पीड़ित महिला को सुरक्षा देने का प्रावधान शुमार किया गया। विशाखा गाइडलाइंस में जहां दफ्तर के अंदर उत्पीड़न का जिक्र था, इस कानून में वो हर जगह शामिल की गई जहां दफ्तर से संबंधित सीमा लागू होती है। अब चाहे वो कार्यालय का परिसर हो या फिर दफ्तर की गाड़ी क्यों न हो, जांच कमेटी को 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट फाइल करनी अनिवार्य है और उसके 60 दिन के अंदर कंपनी के मालिक को कार्रवाई करनी जरूरी है। हर संस्थान को आंतरिक जांच कमेटी बनाना जरूरी है, जबकि हर जिला अधिकारी को लोकल शिकायत कमेटी बनाना इस कानून में जरूरी समझा गया है। सबूत जुटाने के लिए शिकायत कमेटियों को सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार मिले हैं। शिकायतकर्ता की गुजारिश पर जांच कमेटी को दोनों पक्षों के बीच जांच से पहले समझौता कराने की कोशिश करनी चाहिए। जांच कमेटी की पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखना जरूरी है और ऐसा न करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना रखा गया है। हर संस्थान को ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाने जरूरी हैं जो ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद कर सकें। कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने की सूरत में संस्थान के मालिकों पर 50,000 या उससे ज्यादा का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार अपनी ओर से किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है जो संस्थान में जाकर मामले की जांच कर सकता है। ये तमाम प्रावधान कानून में जोड़े तो गए, लेकिन फिक्की की रिपोर्ट में साफ पाया गया है कि कई ऐसी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो इस कानून का लगातार उल्लंघन करती आ रही हैं। अब ऐसे में महिलाएं सरकारी और निजी दफ्तरों में कितनी सुरक्षित हैं, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित, दोनों में महिलाओं की भागीदारी बेहद कम है। हालांकि भारत का संविधान कामकाज में किसी भी तरह के लैंगिक भेदभाव को नामंजूर करता है और वक्त वक्त पर कामकाजी महिलाओं के लिए और भी कानून बनाए गए। आइए देखते हैं देश में महिलाओं के लिए कौन कौन से अहम कानून बने हैं। घरेलू कामकाज से लेकर खेतों में और कॉल सेंटर से लेकर सेना में महिलाओं की मौजूदगी अब हर तरफ देखी जा रही है। भारत में बीते 4 दशकों में कामकाजी महिलाओं की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। आज करीब 9.5 करोड़ महिलाएं देश में कामकाजी हैं, लेकिन पुरुषों के मुकाबले ये संख्या बहुत कम है, 4 गुना कम।
आज भी ज्यादातर महिलाएं खेती और मजदूरी के कामों में लगी हैं, फिर भी शहरी इलाकों में दफ्तरों में महिलाओं की तादाद पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। लिहाजा दफ्तरों में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए कुछ विशेष कानून बनाए गए। देयर आर लॉज बट कंपनीज कई बार इतनी इफेक्टिवली उसको मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं करती, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिव होना ज़रूरी है और गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि इन सारे लॉज का कंपनीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, वो थोड़ा उनको मतलब बहुत ज़रूरी है कि वो ये देखें। देश में ऐसे कई कानून बने जिससे कारखानों के भीतर महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जा सके। 1948 में बने फैक्ट्रीज एक्ट में महिलाओं के लिए अलग से कई उपबंध शामिल किए गए। इस कानून में व्यवस्था की गई कि हर कारखाने के भीतर महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाया जाए। भाग 48 में ये कहा गया है कि जिन कारखानों में महिला कामगारों की संख्या 30 से ज्यादा होगी, वहाँ 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेश की व्यवस्था होनी चाहिए। कानून के मुताबिक विशेष परिस्थिति में पुरुषों को 9 घंटे की समय सीमा से ज्यादा भी काम के लिए रोका जा सकता है, लेकिन महिलाओं को 9 घंटे के बाद रोकने पर पाबंदी है। फैक्ट्रीज एक्ट की तरह ही खनन कानून 1952, बीड़ी और सिगार श्रमिक कानून 1966, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 2009 में भी महिलाओं के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनके अलावा भी महिलाओं के लिए देश में समय समय पर कानून बनते रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट्स उनको सपोर्ट करें बाय गिविंग देम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सेफ्टी, मैटरनिटी लीव्स, अदर लीव्स, तो हालांकि लॉज हैं इंडिया में, तो लॉज हैं पेड मैटरनिटी लीव वगैरह की, बट सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ भी अब आ गया है, काफ़ी लॉज आ रहे हैं। और जैसे अब वुमेन डायरेक्टर्स का भी अब देखिए, वुमेन डायरेक्टर का भी लॉ आया दैट एवरी कॉर्पोरेट हैज़ टू हैव 1 वुमेन डायरेक्टर, तो उससे भी बहुत इंकरेजमेंट सपोर्ट मिलता है वुमेन को। दरअसल यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 ने 1997 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई विशाखा दिशा निर्देश की जगह ली थी। इस दिशा निर्देश के तहत कंपनी की ये जिम्मेदारी थी कि वो गुनाहगार के खिलाफ कार्रवाई करे। सुरक्षा को कामकाजी महिलाओं का मौलिक अधिकार मानते हुए इस निर्देश में ये भी कहा गया था कि शिकायत के संदर्भ में हर कंपनी में महिला कमेटी बनाना अनिवार्य है, जिसकी अध्यक्षता न सिर्फ कोई महिला कर्मी करेगी, बल्कि इसकी आधी सदस्य महिलाएं होंगी। इतना ही नहीं, निर्देश में कहा गया कि हर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और ऐसे मामलों की सुनवाई का प्रबंध करने की जिम्मेदारी मालिक और अन्य जिम्मेदार या वरिष्ठ लोगों की होगी। हालांकि इन दिशा निर्देशों में कई खामियां पाई गयी, जिसकी वजह से दफ्तरों में होने वाली ऐसी वारदातों में इंसाफ की जगह उन्हें दबाने का सिलसिला तेज हो गया था। कई दफ्तरों में इससे बचने के तरीके खोजे जाने लगे। कई जगहों पर तो कानूनी पेंच से बचने के लिए महिला कर्मचारियों को रखना ही बंद कर दिया गया। हालांकि 2013 अधिनियम ने एक बार फिर से ऐसी वारदातों के खिलाफ राहत की एक उम्मीद जताई थी, लेकिन फिक्की की रिपोर्ट के ताज़ा आंकड़े इस हकीकत पर भी संशय पैदा करती हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैसे भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेद छिपा नहीं है। शुरुआत में ये फर्क सामाजिक स्तर तक सीमित था, लेकिन IMF जैसी संस्थाओं का मानना है कि कामकाज में अगर लिंग भेद खत्म हो जाए तो देश की GDP 27% तक बढ़ सकती है। लेकिन बीते कुछ दशकों के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि महिलाओं की आबादी के हिसाब से कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी लगातार घट रही है। भारत में कामकाजी महिलाओं की ये कुछ आम तस्वीरें हैं, लेकिन महिलाओं के काम करने का चलन भारत में बहुत पुराना नहीं है। एक दौर था जब देश में महिलाओं का दायरा घर की देखभाल और चूल्हे चौके तक सिमटा रहता था। लेकिन बदलते वक्त के साथ सामाजिक सोच बदली और महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। लेकिन आजादी के 6 दशक बाद भी कामकाज में महिलाओं की बराबर भागीदारी आज भी सुनिश्चित नहीं हो पाई। आज भारत में महज 33% महिलाएं कामकाजी हैं, जबकि वैश्विक औसत 50% है और पूर्वी एशिया में तो ये अनुपात 63% है। कामकाजी महिलाओं के लिए एंड स्पेसिफिकली जो हमारी वुमेन मैनेजर स्टडी हुई थी उसके अंदर हमने पाया था कि देखिए एंट्री लेवल में हमारा 80 to 90% गर्ल्स आ रही हैं, तो इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई का पूरा बैलेंस है। ऐसा नहीं कि हाँ हमारी मार्केट कहीं जा रही है और हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन कहीं और जा रही हैं। तो 80-90% एंट्री है, लेकिन मिडिल लेवल तक आते आते 60% ड्रॉप आउट हो जाता है। 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद ये महसूस हुआ कि बढ़ते विकास के अनुपात में कामकाजी महिलाओं की तादाद बढ़ेगी।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसके उलट हुआ। एनएसएसओ के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि काम से जुड़े या काम की तलाश में रहने वाले लोगों की तादाद में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार घटी है। 1983 में 15 से 59 साल की आबादी में ऐसे 90.5% पुरुष थे, जबकि 40% महिलाएं काम या काम की तलाश से जुड़ी थीं। इस दौरान ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की ये आबादी 45% थी, जबकि शहरों में सिर्फ 23%। इसके ठीक 10 साल बाद देश में 85.6% पुरुष रोजगार से जुड़े या रोजगार की तलाश में थे, जबकि देश में ऐसी 46.5% महिलाएं थीं। ग्रामीण इलाकों में ऐसी 53% महिलाएं थीं, जबकि शहरों में 23%। 1999 में देश में कुल 85.6 पुरुष काम से जुड़े या उसकी तलाश में थे, जबकि इस दौरान ऐसी महिलाओं की तादाद घटकर 38.9 रह गई। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की यह तादाद और घटकर 45.2 और शहरों में 22.5 हो गई। 2004 में देश के कुल वर्कफोर्स पर 85.5% पुरुषों की हिस्सेदारी थी, जबकि महिलाओं की तादाद और घटकर 38.6 हो गई। ग्रामीण इलाकों में ये तादाद 44.7 हो गई, जबकि शहरों में ये कुछ बढ़कर 24.3 हो गई। 2007-8 की बात करें तो देश में कुल काम या उसकी तलाश से जुटे 84.6 पुरुष वर्कफोर्स का हिस्सा थे, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी महज 32% रह गई। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की यह तादाद 37.6 रह गई, जबकि शहरी इलाकों में ऐसी सिर्फ 19.7 महिलाएं रह गईं। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें तो महिलाओं का परसेंटेज जब एजुकेशन लेवल पे होता है तो काफ़ी हाई होता है। कॉर्पोरेट्स में भी जब वो एंटर करते हैं द परसेंटेज इज़ वेरी हाई, बट जैसे जैसे ग्रोथ होती है द परसेंटेज ड्रॉप्स। तो जहाँ एंट्री लेवल 53% विमेन होती हैं, विच इज़ आउटशाइनिंग मेन एक्चुअली द एंट्री लेवल, एज दे गो टुवर्ड्स टॉप वो परसेंटेज 19 से 20% रह जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी 1990 के 40% से घटकर 2004-5 में 29.4% रह गई। 2009-10 में ये और घटकर 23.3 और 2011-12 में और घटकर 22.5% रह गई। इसी आंकड़े को आधार मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने साल 2009-10 में 130 देशों में भारत की FLFP रैंक 120 रखी, यानी नीचे से 11वें नंबर पर। ILO ने इस दौरान ग्रामीण और शहरी महिला कामगारों की बढ़ती खाई पर भी चिंता जताई। हालांकि सरकार इसके पीछे कई वजह मानती है। इसी साल मार्च में राज्यसभा को दी गई एक जानकारी में केंद्र सरकार ने बताया कि साल 2004-5 से 2011-12 के दौरान महिलाओं के रोजगार में गिरावट की वजह खास तौर से महिलाओं के बीच श्रम बल सहभागिता दर में कमी, सहायक रोजगार में गिरावट, वास्तविक मजदूरी में वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आय के स्तर में बढ़ोतरी और शिक्षा में भागीदारी का उच्चतर स्तर वगैरह हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि जैसे हमारे प्रोफेशनल जॉब प्लेसमेंट्स आ रही है, वैसे प्रोफेशनल कोर्सेस अगर हमारे लड़कियों के लिए आ जाए, स्किल डेवलपमेंट आ जाए और लड़कियों को किस हिसाब से इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए टू जॉइन दो स्किल बेस्ड कोर्सेस, तो ज़्यादा बेहतर एम्प्लॉयमेंट हो। हालांकि देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर कई बार मंथन हो चुका है, लेकिन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टीन लागार्ड ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भारत के कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर पुरुषों के बराबर कर दी जाए तो GDP में 27% तक का इजाफा हो सकता है। साफ है कि देश में विकास में महिलाओं की बराबर भागीदारी का लोहा दुनिया भी मान रही है। भारत इस ओर कदम बढ़ा चुका है, लेकिन बड़ा परिवर्तन दिखना अभी बाकी है। अनु दीवान के साथ दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और लैंगिक भेदभाव को लेकर बीते दिनों विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2015 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी जारी की। इसके मुताबिक भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक असमानता का भेद कम हुआ है। 145 देशों की सूची में भारत 108वें नंबर पर है। पिछले साल की रिपोर्ट में भारत 114वें स्थान पर था। आइसलैंड इस सूची में पहले पायदान पर है।
पूरी दुनिया में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी के आकलन के लिए विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। साल 2006 में विश्व आर्थिक मंच ने इसकी शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक 10 रिपोर्ट जारी हो चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के 10वें संस्करण में भारत के ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में सुधार दर्ज हुआ है। 2015 का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, ये जेंडर गैप इंडेक्स 2006 से हर साल निकलता रहा है और उसमें भारत की स्थिति खास करके हेल्थ में, एजुकेशन में, मैटरनल मोर्टेलिटी में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में काफ़ी ख़राब थी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडिया का हमेशा थोड़ा सा कुछ देशों की तुलना में बेहतर होता था, लेकिन खास करके हेल्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी, चाइल्ड मोर्टेलिटी वगैरह में बहुत पीछे था। विश्व आर्थिक मंच ने 4 अहम क्षेत्रों के आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, राजनीतिक भागीदारी के आधार पर 145 देशों में महिलाओं की स्थिति का आकलन करते हुए ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक तैयार किया है। इसमें 0.664 अंकों के साथ भारत को 108वां स्थान हासिल हुआ है। हालांकि आर्थिक अवसर और भागीदारी के लिहाज से भारत 139वें पायदान पर है। इस श्रेणी में भारत को 0.383 अंक हासिल हुए हैं, जबकि शैक्षिक स्तर श्रेणी में 0.896 अंकों के साथ 125वां स्थान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में 0.942 अंकों के साथ 143वां स्थान हासिल हुआ है। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के बूते भारत ने इस रिपोर्ट की राजनीतिक भागीदारी श्रेणी में शीर्ष 10 देशों में स्थान पाया है। इस श्रेणी में 0.433 अंकों के साथ भारत 9वें स्थान पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2014 की रिपोर्ट में भारत को 114वां स्थान हासिल हुआ था। इस लिहाज से देखें तो भारत ने अपनी स्थिति में 6 स्थान का सुधार किया है। जाहिर है भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच लैंगिक भेद लगातार कम हो रहा है। हालांकि आर्थिक भागीदारी और अवसर के लिहाज से भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा है। जेंडर गैप को फील करने के लिए जैसे मैंने बोला, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेफ्टी सिक्योरिटी, मैंने जब कम्युनिटी मीटिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा माएँ जो हैं बच्चियों की बोलते हैं कि हमें सेफ्टी सिक्योरिटी, एंड पर्टिकुलरली दिसंबर 16 की जो घटना हुई थी, अब हर रोज़ हम जो घटनाएँ देख रहे हैं कि 6 महीने की बच्ची की भी रेप हो गई, 5 साल की बच्ची की भी रेप हो गई। तो कहाँ से आता है ये तबका? ये मानसिकता की वजह से आता है और उस मानसिकता को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। फोरम की रिपोर्ट में आइसलैंड लगातार 7वीं बार अव्वल रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में आइसलैंड ने 0.881 अंक हासिल किए हैं, जबकि आर्थिक भागीदारी और अवसर के आधार पर इसे 0.836 अंकों के साथ 5वां, शैक्षिक स्तर पर 1 अंक के साथ पहला स्थान मिला है, जबकि स्वास्थ्य और जीवन स्तर की श्रेणी में 0.970 अंकों के साथ ये 105वां और राजनीतिक भागीदारी में 0.719 अंकों के साथ पहले पायदान पर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2006 की रिपोर्ट की तुलना में आइसलैंड में शैक्षिक स्तर पर लैंगिक असमानता पूरी तरह से खत्म हो गई है। राजनीति की बात करें तो बीते 50 सालों में यहाँ 20 साल देश का सर्वोच्च पद महिलाओं के पास रहा। दुनिया भर में लैंगिक असमानता सूचकांक तैयार करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 4 अहम क्षेत्रों आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य और जीवन स्तर, राजनीतिक भागीदारी में दर्जन भर से ज्यादा आंकड़ों के समूहों का अध्ययन किया। हर देश में संसाधनों और अवसरों की पहुंच के नजरिए से लैंगिक असमानता की गणना कर ये रैंकिंग तैयार की गई। सूची के जरिए एक जैसे पैमानों की कसौटी पर विकसित, विकासशील और पिछड़े देशों की एक साथ तुलना की जा सकती है। लैंगिक असमानता के आंकड़े ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से जुटाए गए। रिपोर्ट में हर देश के आंकड़े या तो ताज़ा हैं या 2010 से 13 के दौरान के हैं। अनु दीवान के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।